नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तू कयामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत। तू कयामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत। मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। मैं नहीं कहता ये सभी को नहीं आते, लेकिन ये है ना सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों इस बार आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सभी को नहीं पता होगा, हरियाणा की वित्तीय राजधानी, हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा की जो वित्तीय राजधानी है ना बच्चों, वो गुरुग्राम है। कौन सी रहेगी? हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी रहेगी लाडलो? हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी रहेगी? गुरुग्राम। और गुरुग्राम का विकास अगर पूछे ना किस कंपनी ने किया था? DLF कंपनी ने किया था। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस के नाम से ये क्या आई थी? कंपनी आई थी। लेकिन ना ये किसका विकास करने के लिए आई थी? दिल्ली का। लेकिन दिल्ली में क्या आ गया बच्चों? DDA आ गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तब उसने DLF को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। और DLF ने सौगंध खाई कि मैं हरियाणा के एक शहर को दिल्ली जैसा बना दूंगी। और इसने किसको बना दिया था? गुरुग्राम को बना दिया था। तभी तो कहते हैं बच्चों, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो कब बदला ले ले। तो अपमान नहीं करना है हमें, हर एक इंसान का ना सम्मान करना है। आगे आता है बच्चों हरियाणवी की, ये सबसे ज्यादा पेपर में आया हरियाणा की। ये क्वेश्चन आया था बच्चों कि हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है। तो हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय कौन सा कार्यालय? मुख्य सचिव कार्यालय। ये मुख्य कार्यकारी कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों एक एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा है? हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा रहेगा? तो मुख्य सचिव कार्यालय है ना, ये हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी न्यायालय रहेगा, कार्यालय रहेगा। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में बच्चों आपको आगामी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनेंगे ही बनेंगे। तो थोड़ा सा ना इस विषय में आपको सोचने की जरूरत है। एक बार पूछे, ये पेपर में आया था, हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो आपको पता है बच्चों, हरियाणवी है ना देवनागरी से, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति भी किससे हुई थी? देवनागरी से हुई थी। तो हरियाणवी की उत्पत्ति भी किससे हुई है? हरियाणवी की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी से हुई है। किससे हुई है? देवनागरी से हरियाणवी की क्या हुई है बच्चों? उत्पत्ति हुई है। हरियाणवी की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी। अगर आए ना हरियाणवी बोली की भी उत्पत्ति किससे हुई है? तो हरियाणवी बोली है ना बच्चों, हरियाणवी उस एग्जाम में आया था, हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वैसे हरियाणवी भाषा नहीं है, हरियाणवी क्या है? बोली। इसकी भी उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी से हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन ना आगामी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। एक बार पूछा गया था बच्चों, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? तो ये बच्चों गोवर्धन सारस्वत ने कृष्ण लीला लिखी थी। गोवर्धन सारस्वत कृष्ण लीला। गोवर्धन 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 सारस्वत, गोवर्धन सारस्वत ने क्या लिखी थी? कृष्ण लीला लिखी थी। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी थी? तो गोवर्धन सारस्वत की रचना कौन सी होती थी बच्चों? कृष्ण लीला होती थी। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, पंडित लक्ष्मीचंद की रचना आज एक बार आई थी। पंडित लक्ष्मीचंद की कौन सी रचना होती थी? तो बच्चों द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी द्रौपदी चीरहरण है ना, ये किसकी रचना होती थी? पंडित लक्ष्मीचंद की रचना होती थी। रचनाओं से भी बच्चों एक क्वेश्चन बनेगा कि द्रौपदी चीरहरण किसकी रचना होती थी? तो पंडित लक्ष्मीचंद की रचना का नाम क्या होता था? द्रौपदी चीरहरण होता था। ऐसे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी बनेंगे। आगे एक बार ये पूछा गया था बच्चों कि किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी दीनबंधु गुप्ता ने हरियाणा राज्य को अलग करने का प्रस्ताव रखा था? तो दीनबंधु गुप्ता ने ना 9 सितंबर 1932 को 9 सितंबर 1932 को 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्ता ने, किसने बच्चों? दीनबंधु गुप्ता ने
हरियाणा को क्या करने का प्रस्ताव रखा था, अलग करने का प्रस्ताव रखा था। ये पेपर में बच्चों बनेगा क्वेश्चन, किसने, अगर आगामी एग्जाम में आ जाएगा किसने प्रस्ताव रखा था, तो सबसे पहले आपको बताया गया था पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भी हरियाणा को अलग रखने की 1925-26 में मांग उठाई थी। लेकिन दीनबंधु गुप्ता ने ना 9 सितंबर 1932 को हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई थी। और इस टाइम हरियाणा किसका हिस्सा होता था, पंजाब का हिस्सा होता था। हरियाणा 1858 में किसका हिस्सा बना था, पंजाब। और 1857 की क्रांति से पहले मेरे लाडलो हरियाणा किसका हिस्सा होता था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। तो ऐसे क्वेश्चन दीनबंधु गुप्ता वाला ये आया हुआ है। मैं नहीं कहता ये सभी को नहीं आता, लेकिन बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। तो हमारा टारगेट बच्चों हर एक वो बच्चा है जो मेहनत करता है और सिलेक्शन लेना चाहता है। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों सबसे कि हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र को 7% से खालिस्तान प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई थी। ये वैसे तो पुराना क्वेश्चन है, तो 7% से 25% तक ये मतलब बागवानी में बढ़ावा देने की योजना बनाई गई थी 2016 में, कि हम है ना हरियाणा में बागवानी जो 2016 से पहले 7% होती थी उसको 2016 तक कितना कर देंगे, 25% कर देंगे। ये बच्चों 13वीं विधानसभा की बात थी, वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है। तो विधानसभा से रिलेटेड है ना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बताता हूं जो आपसे पूछे जाएंगे कि विधानसभा वर्तमान में कौन सी विधानसभा है, तो वर्तमान में ना 14वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है, 14वीं। और 14वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो बच्चों विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता। कौन रहेंगे, ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने चुनाव कहां से जीता है, पंचकुला से। किसको हराया है, चंद्रमोहन बिश्नोई को। और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, रणवीर गंगवा रहेंगे। ये नलवा हिसार से विधानसभा सीट से रहेंगे, नलवा हिसार से रहेंगे। इन्होंने रणधीर पनिहार को क्या हराया था, चुनाव हराया था, जो कांग्रेस से संबंध रखते थे। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, जो सबसे बुजुर्ग होता है ना प्रोटेम, उसे प्रोटेम स्पीकर का दर्जा मिलता है। तो 14वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहेंगे रघुवीर सिंह काद्यान। कौन रहेंगे लाडलो, रघुवीर सिंह काद्यान है ना, वो क्या रहेंगे, प्रोटेम स्पीकर। विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता रहेंगे बच्चों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये विपक्ष के नेता रहेंगे। और बच्चों ये 11वीं और 12वीं विधानसभा में हरियाणा के क्या थे, सीएम थे। और आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के क्या थे, पहले सीएम थे, क्योंकि इनका जन्म है ना 15 सितंबर 1947 को हुआ था। तो आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम थे। और गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम कौन रहेंगे, मनोहर लाल, मनोहर लाल खट्टर। गणतंत्र यानी 1950 के बाद किसका जन्म हुआ था, मनोहर लाल खट्टर। और वर्तमान में सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। डिप्टी सीएम पूछे तो कौन रहेंगे, दुष्यंत चौटाला वर्तमान में क्या रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे। ये एक श्रेणी याद कर लेना बच्चों, इस श्रेणी से ना हर हाल में आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में ना आपको हर हाल में चलना होगा। ठीक है, जो ग्राम सचिव के एग्जाम में मतलब जो हुआ था, रोना तो बहुत आया था कि मतलब पेपर लीक की जो वारदात हमारे सामने आई थी। ठीक है, तो बच्चों हमने ना मतलब अभी ट्विटर कैंपेन भी शुरू किया हुआ है कि मतलब हमें ग्राम सचिव का कैंपेन ये कैंसिल करना चाहिए। इसका परिणाम हो या ना हो वो पता नहीं है, लेकिन बच्चों फिर भी हमें ना इन चीज़ों से ऊपर उठ कर ना अब क्या करना होगा, आगे के बारे में सोचना होगा। क्योंकि जब तक हम आगे के बारे में सोचेंगे नहीं ना तब तक है ना बच्चों हम है ना मतलब खुद में क्या हो जाएंगे, कई ऐसे भावना आ जाएगी कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों आपको डाइवर्ट नहीं होना है, हर हाल में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने का ही नाम क्या है, जिंदगी है। ठीक है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास है समंदर भी आएगा, ए मंजिल के मुसाफिर तू थक कर यूं ना बैठ,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलते रहना है, हर हाल में चलते रहना है। एक बार आया था बच्चों, बिजनौरी खालिस्तान भाग को सबसे शुद्ध रूप है। तो जो बिजनौरी है ना बच्चों, वो कोरवी का शुद्ध रूप है। बिजनौरी किसका शुद्ध रूप रहेगी? बिजनौरी ये किसका शुद्ध रूप है? बिजनौरी ये कोरवी का शुद्ध रूप है। बिजनौरी है ना बच्चों, ये किसका शुद्ध रूप मानी जाती है? तो बिजनौरी है ना, ये कोरवी का क्या मानी जाती है बच्चों? शुद्ध रूप मानी जाती है। आगामी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिजनौरी किसका शुद्ध रूप रहेगी? तो ये कोरवी का शुद्ध रूप रहेगी। आगे आता है बच्चों, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा किसके द्वारा हड़प लिया गया था? तो 1849 में ना सिखों की हार हो गई थी। 1849 में किसकी हार के बाद? सिखों की हार के बाद। सिखों की हार की बाद या सिखों की हार के बाद हरियाणा है ना, इसको किसने हड़प लिया था? तो हरियाणा को बच्चों अंग्रेजों ने हड़प लिया था। वैसे हरियाणा पर ना बच्चों सिखों के भी क्या होते थे? कब्जे हुआ करते थे। लेकिन 1849 में ना सिख पूरी तरह अंग्रेजों से क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। तो हरियाणा को हड़प लिया गया था। एक राजा होते थे पंजाब के महाराजा दलीप सिंह, और उन्होंने इस युद्ध के बाद कहते हैं महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर का हीरा गिफ्ट कर दिया था। और जो चीज़ हमें एक बार बच्चों गिफ्ट कर देना, उस पर हमारा अधिकार नहीं होता। आज जब हम इंग्लैंड में बोलते हैं ना हमें कोहिनूर का हीरा वापिस दो, वो कहते हैं महाराजा दलीप सिंह ने हमें क्या कर दिया था? गिफ्ट कर दिया था। और यही तो बातें हैं बच्चों, मैंने पेन आपको गिफ्ट कर दिया तो मेरा उस पर अधिकार नहीं है। और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हमें कोहिनूर का हीरा वापिस लेना। देखो क्या होता है या नहीं होता है। आगे आता है बच्चों, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग पूछा गया था पीला धूसर। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग, अंबाला अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग पीला धूसर। कैसा रहेगा बच्चों? पीला धूसर रहेगा। कौन सा रहेगा? पीला धूसर। अंबाला और कैथल की मिट्टी का रंग कौन सा रहेगा? पीला धूसर। अंबाला को क्या कहा जाता है बच्चों? साइंस सिटी कहा जाता है। साइंस सिटी कहा जाता है। और नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी किसे कहा जाता है? लिटिल काशी कैथल को कहा जाता है। और मंदिरों की अधिकता के कारण ना छोटा काशी किसे कहा जाता है मेरे लाडलो? भिवानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। अंबाला और कैथल की मिट्टी का रंग कौन सा रहेगा? पीला। और लाल चेस्टनट मिट्टी, लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये यमुना नगर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है लाडलो? लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? यमुना नगर में पाई जाती है। और एक ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो हरियाणा की मिट्टी की ना जो सबसे बड़ी समस्या कौन सी बनी हुई है? मृदा अपरदन। एक बार पूछा गया था मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसने जीता था? दर्शन लाल जैन ने जीता था। सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसने जीता था? दर्शन लाल जैन। दर्शन सरस्वती जो नदी से भी जुड़े हुए थे, दर्शन लाल जैन। ठीक है, सरस्वती नदी के उत्थान के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो सामाजिक कार्य के लिए 2019 में ना पद्म भूषण किसने जीता था? दर्शन लाल जैन ने कौन सा अवार्ड जीता था बच्चों? पद्म भूषण अवार्ड जीता था। ये एग्जाम में आ गया। एक बार आया था, हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया। ये मंदिर किसका था? तो कलेसर का नाम है ना, कालेसर, कालेसर नाम का नाम किसके कारण रखा गया था? कालेश्वर महादेव मठ, कालेश्वर महादेव मठ के कारण, महादेव मठ के कारण इसका नाम क्या रखा गया था? कालेश्वर रखा गया था। और कालेश्वर में किसका मंदिर रहेगा मेरे लाडलो? भगवान शिव का मंदिर रहेगा। किसका मंदिर रहेगा? कालेश्वरी महादेव मठ, ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का। एक बार आया था, यहाँ से कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी है ना, किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी कालेश्वर महादेव मठ के मंदिर के पास से कहाँ पर प्रवेश करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कल ये
कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में, इसे नेशनल पार्क का दर्जा भी आ सकता है। कब मिला था? 2003 में कलेसर को किसका दर्जा मिला था नेशनल पार्क का? सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में मिला था। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे आता है बच्चों, भारत की पहली इंडो इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में ये ग्राम सचिव में आया था स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता की खेती की जाएगी। तो बच्चों सब्जियों की किसकी खेती की जाएगी? करनाल में कौन सी तकनीक? इंडो इजराइल यानी भारत और इजराइल। कौन सी? भारत और इजराइल तकनीक। इससे ये तकनीक किसके लिए बच्चों? किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी तकनीक रहेगी बच्चों? इंडो इजराइल तकनीक रहेगी। किसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए? तो सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी तकनीक रहेगी बच्चों? इंडो इजराइल तकनीक रहेगी। ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है बच्चों, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ये आया था कि निम्नलिखित में किस अभिनेत्री का जन्म हरियाणा में नहीं हुआ? ऑप्शन था प्रियंका चोपड़ा, मल्लिका शेरावत, परिणीति चोपड़ा और ऋचा शर्मा। तो बच्चों प्रियंका चोपड़ा का जन्म हरियाणा में नहीं है। ऋचा शर्मा फरीदाबाद से रहेगी, परिणीति चोपड़ा आपकी अंबाला से और जूही चावला भी अंबाला से और ऋचा शर्मा फरीदाबाद। तो प्रियंका चोपड़ा का संबंध कहाँ से नहीं है? हरियाणा से नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में बच्चों आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था बच्चों सबसे ज्यादा कि ये पेपर में हरियाणा जज्जर, ये पेपर में आया था जज्जर हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग 2018 में 65 किलोग्राम की श्रेणी में कौन सा पदक जीता था? तो 65 किलोग्राम की श्रेणी में ना सिल्वर पदक जीता था। किसने जीता था? बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता था बच्चों? सिल्वर मेडल जीता था। अभी वर्तमान में इस पहलवान ने क्या कर ली है? विनेश से क्या कर ली है? शादी कर लिया। तो बजरंग पूनिया है ना, इनका नाम भी बच्चों बड़े प्यार से लिया जाएगा। तो ये झज्जर के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बच्चों ये पेपर में पूछा गया था खालिस्तान हरियाणा के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक थिएटर व्यक्ति थे जिनकी एक निर्देशक के रूप में पहली फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा थी। ये सतीश कौशिक की थी। किसकी थी? रूप की रानी। रूप की रानी और चोरों का राजा। रूप की रानी और चोरों का राजा, ये किसकी फिल्म होती थी बच्चों? ये सतीश कौशिक की फिल्म होती थी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सतीश कौशिक का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? तो सतीश कौशिक का संबंध मेरे लाडलो हरियाणा में कहाँ से होता था? महेंद्रगढ़ से होता था। सतीश कौशिक का संबंध हरियाणा में आपसे पूछा जाएगा कहाँ से होता था? तो सतीश कौशिक का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? महेंद्रगढ़ से होता था। कौन सी फिल्म थी? रूप की रानी और चोरों का राजा। ये पेपर में आ गया। आगे आता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को खालिस्तान के क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देने पर फटकार लगाई है। निर्माण की अनुमति दिए जाने की वजह से उस क्षेत्र में जंगल समाप्त हो गए हैं। तो बच्चों अरावली की पहाड़ियों पर, तो अरावली की पहाड़ियों पर ना निर्माण कार्य के लिए ना अरावली की पहाड़ियों पर ना निर्माण कार्य पर क्या लगाई है? रोक लगाई है। क्योंकि जब निर्माण कार्य होंगे ना बच्चों तब क्या होगा? तो वहां पर जंगलों को काटा जाएगा। तो अरावली की पहाड़ियों में जंगल क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। तो अरावली की पहाड़ियां है ना हरियाणा के किस एरिया में है? दक्षिण पश्चिम में रहेगी। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में रहेगी। और शिवालिक की पहाड़ियां है ना ये हरियाणा के कहां पर रहेगी? तो शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व में रहेगी। दोनों याद कर लेना, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में रहेगी और शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस रेंज में रहेगी? उत्तर पूर्व में। ये भी आ सकता है हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? पंचकुला अंबाला लोकेशन पूछे तो उत्तर पूर्व, कम पूछे तो दक्षिण पश्चिम सिरसा और महेंद्रगढ़ में वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो ये वो क्वेश्चन बच्चों मैं करवा रहा हूँ तो जो है ना मतलब आपको मतलब मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन है नहीं आते। मैं नहीं कहता सभी को नहीं आते, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते। और बच्चों मैं ना राजस्थान सुभाष गुरुजी के पास आया था, चारण सुभाष चारण सर के पास, और फिर भी मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का ना
कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि बच्चों जब आपका नुकसान होता है ना तो ये आपका नहीं मेरा नुकसान होता है कि आप जब कोई बच्चा उदास होता है ना तो टीचर कभी भी बच्चों खुश नहीं हो सकता। तो हम आपके लिए ना सदैव मेहनत करते आए हैं और मेहनत करते रहेंगे और आप अपना प्यार बनाए रखना। और हरियाणा पुलिस का बैच है ना 17 तक ये 599 का ऑफर है। बहुत से बच्चों ने ना कोर्स को लिया है तो आप फायदा उठा सकते हो। मैं नहीं कहता आप दुरीना का कोर्स लो या जीके भाई प्रदीप सर का, आपको जो अच्छा कोर्स लगे वो ले लेना, लेकिन आपको पढ़ते रहना है क्योंकि पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं होता। आगे आता है बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट हरियाणा को खालिस्तान भौगोलिक विशेषताओं में विभाजित किया गया है। तो हरियाणा को 4 भौगोलिक विशेषताओं में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ये एक वैसे तो कई इतिहासकारों ने 6 में भी माना है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था हरियाणा को कितने भौगोलिक विशेषताओं में बांटा गया है, तो 4 भौगोलिक विशेषताओं में हरियाणा को बांटा गया है। तो ये आज की क्लास थी बच्चों, आपको कैसी लगी। और हरियाणा पुलिस तक है ना बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल पर भी 2 लेक्चर रखूंगा। अब आज तो पीडीएफ तैयार नहीं हो पाई, इसलिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट करेंगे। जैसे हरियाणा के खेल स्टेडियम, लास्ट में खेल स्टेडियम से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे ना वो सभी के सभी मैं करवा दूंगा, तो वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वैसे बौद्ध धर्म करवाया और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एसएससी या किसी भी सीपीओ वगैरह के एग्जाम में यूपीएससी प्री तक आएंगे वो करवा दूंगा। तो एक टॉपिक एक दिन में एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे तो हरियाणा पुलिस तक हम आपको अच्छे से तैयारी करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।